फिर से शुरू करते हैं आपका वही सूक्ष्म जीवों की दुनिया। ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 कर चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था एक जनरल इंट्रोडक्शन कि जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो किस तरीके से हैं और उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। आज इस टॉपिक में मैं चर्चा करूँगा मेनली जीवाणु की। जो जीवाणु हैं जिन्हें हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, थोड़ा इसके इतिहास पे चर्चा करते हुए बढ़ते हैं। ये जीवाणु जो हैं जल, वायु, मिट्टी यानी कि जल, थल, नभ हर जगह पर पाए जाते हैं, हर जगह पर रहते हैं और इनके लिए प्लांट, एनिमल, जीवित, मृत यानी कि लिविंग, नॉन लिविंग हर किसी में जीवाणु पाए जाते हैं, हर किसी में जीवाणु होते हैं। तो इस जीवाणु का जो है, जीवाणुओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आपके जो आए हैं वो आए हैं एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जी। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं। तो इसका बहुत आसान सा होता है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, जिन्होंने 1683 में इस बैक्टीरिया की खोज की और खोज ही नहीं की, एक क्रम चलता रहा। सर एलेनबर्ग ने 1829 में इसे जीवाणु नाम दिया। आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है। ये दोनों सवाल हमारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। जो मैं जीवाणु के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड 10th 12th तक काम आएगा। 8th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। तो जीवाणु का अध्ययन जो है उसे कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। ये भी सवाल एग्जाम्स में पूछा गया है कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऐसे ही पूछा गया है कि जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवाणु का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। सर रॉबर्ट कोच जी ने इस पे काम किया तो उनको फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किनको? रॉबर्ट कोच जी को। अब यहाँ पर सवाल आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, दोनों में समझना है आपको कि कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल का आपको हल देना है। चलो बढ़ते हैं इनका आकार और आकृति पर। जो जीवाणु होते हैं उनकी कैसी आकृति होती है, क्या आकार होता है। तो जितने भी जीवाणु हैं अति सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम इन ओपन आई से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और तो अध्ययन करने के लिए क्या चाहिए होगी? माइक्रोस्कोप चाहिए होगी। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। तो देखा गया कि अधिकांश जीवाणु मोस्टली एक कोशिकीय जीवाणु हैं और एक कोशिकीय ऐसे हैं कि उनका आकार या तो गोलाकार है या दंडाकार है या छराकार है। कुछ जीवाणु जो होते हैं एक सेल के अलग अलग होते हैं, गोलाकार होते हैं। कुछ में दो सेल्स मिली होती हैं, किसी में 4 सेल्स मिली होती हैं, एक कहीं पूरी श्रृंखला सेल्स की होती है। तो इस तरीके से इनको जब देखा गया तो इनके अलग अलग रूप सामने आए। कुछ एक श्रृंखला धागे के रूप में, पूरे गुच्छा के रूप में जीवाणु दिखाई देते हैं। तो ये तो होगा उनका आकार। अब बात आती है कि जो जीवाणु हैं वो एक कोशिकीय हैं। क्या उन कोशिकाओं के अंदर, कोई भी कोशिका होती तो उसके अंदर एक केंद्रक होता है। क्या जीवाणु के अंदर केंद्रक दिखाई देता है? तो इसका आंसर है कोशिका बिना केंद्रक की। जीवाणु की कोई कैसी कोशिका होती? बिना केंद्रक होती है। इसमें जो केंद्रक कला होती है वो नहीं होती है। यानी कि जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप होती है, यानी कि इसमें कोशिका भित्त पाई जाती है, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कहा जाता है। तो जी एक होती यूकैरियोटिक सेल्स, एक होती प्रोकैरियोटिक सेल। तो सवाल एग्जाम्स में पूछा गया है कि कोशिका, जो जीवाणु की सेल्स होती है वो किस टाइप की होती है। आपका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक टाइप की होगी। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए कवच, एक कैप्सूल सा बना लेते हैं। तो ये इनके आकृति में आता है कि किस किस आकृति के होते हैं।
और क्या क्या इनकी सेल्स में चेंजेज होते हैं, इसका बहुत डिटेल में भी है। अभी आप इस जो पार्ट 3 पढ़ेंगे उसमें कुछ चीजें इसकी छूटी हुई है, उसमें आएंगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो लिखा है लैक्टोबैसिलस, ये ऐसा जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जो हम घर पे दही जमाते हैं तो इसमें इस जीवाणु की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, लाभदायक जीवाणु के अंतर्गत आता है। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध से दही के निर्माण में काम आता है। और भी कई ऐसे जीवाणु हैं जो इस तरीके की सिरका उद्योग है, यहाँ देखिएगा मैंने लिख रखा, कुछ जीवाणु का उपयोग सिरका उद्योग में, चाय उद्योग में, तंबाकू उद्योग में किया जाता है। ये अपनी एक एक्टिविटी के कारण ही इस उद्योग में जो नीड्स होती हैं, जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं, उनको पूरा करते हैं। कुछ और लाभकारी जीवाणु की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया की बात आती है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक ऐसा बैक्टीरिया जो अपनी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अर्थात ये बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बना सकता है, इसको किसी के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड होना नहीं पड़ता है। एक इसी में स्प्रुलिना नामक होता है, तो वो क्या होता है, वो अपना भोजन तो बना ही लेता है और कहेंगे कि वो एक सुपर फूड के रूप में स्प्रुलिना जो है काम करता है। स्प्रुलिना का सवाल आया है कि स्प्रुलिना किस रूप में काम आता है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। स्प्रुलिना जो होता है एक सुपर फूड, एक भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एज ए एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो एंटीबायोटिक यानी कि बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक तैयार की जाती है, यानी बैक्टीरिया से दवाई तैयार करके दूसरे जो बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया, तो उनको मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद में मैं बताऊंगा 2 बैक्टीरियाज जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। उसमें से एक है राइजोबियम ल्यूगुमिनोसेरम। ल्यूगुमिनस फैमिली जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में, उनके नोट्स पे जो है एक गांठें बना करके रहते हैं बैक्टीरिया, और क्या करते हैं, वो गांठों में रह करके पौधे के लिए लाभकारी काम करते हैं, एक सहजीवन व्यतीत करते हैं। क्या करते हैं कि जब उनकी दलहनी फसलों में रहती है तो नाइट्रोजन का स्थलीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो प्लांट के लिए लाभकारी होती है, जो अगली फसलें आने वाली होती उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी क्रम में अगर हम बताएं आपको तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एक एजेटोबैक्टर नामक एक बैक्टीरिया होता है, एजेटोबैक्टर। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सीकरण में इसकी भी भूमिका होती है। दोनों बैक्टीरिया पूछे गए एग्जाम्स में, आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड में पूछे गए, इंटर में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेट वाले में, टेट में, सुपर टेट में, इस तरीके के एग्जाम आए हुए हैं। यहाँ पे समझने की बात है, एक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात की जा रही है, उसमें आप कहेंगे कि आपका एजेटोबैक्टर है। दूसरा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया वो होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया के रूप में, जो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है उसको तोड़ के, अमोनिया को उसको ऑक्सीडाइज करके NO2 बनाते हैं, NO2 से NO3 बनती है। तो इसको मैंने अलग से लिखा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके NO2 में बदलता है। सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नाइट्रोजन को NO2 में बदलता है या NO3 बदलता है, तो सीधा सा इसका आंसर है NO3, यानी कि वो NH3 की नाइट्रोजन जो होती है उसको ऑक्सीकृत के NO2 में बदलता है। तो ये बैक्टीरिया है नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास। ये 2 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, यानी कि अमोनिया की नाइट्रोजन को NO2 में बदल देते हैं। और फिर एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोबैक्टर, वो क्या करता है, NO2 जो बन गया है NO2 को NO3 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे पौधों के लिए बहुत लाभकारी होता है। नाइट्रोजन को डायरेक्ट पौधे नहीं ले पाते, वो NO3 यानी नाइट्रेट्स के रूप में पौधे प्राप्त करते हैं। ये एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बहुत अच्छा सा बताना है यहाँ पे आपको कि एक बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है कि अपघटक के रूप में, जो भी डेड्स एनिमल हो जाते हैं, मर जाते हैं, सड़े गले होते हैं, अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो वैसे ही पड़े रहें, सड़ते रहेंगे, तो एक लंबे समय में हमारे वातावरण में बदबू और दुर्गंध आने लगेगी। इसमें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। वही बैक्टीरिया जहां हमारे लिए लाभकारी हैं,
वहीं तमाम बीमारियों को भी लेकर के आते हैं। और वो बीमारी जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है उनमें से कुछ का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, इनसे हानियों में जो टीबी, जिसे क्षय रोग कहा जाता है, टीबी का ही दूसरा नाम है क्षय रोग। तो टीबी की बीमारी बैक्टीरिया से होती है। टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया बैक्टीरिया से होता है। हैजा, जिसे कॉलरा कहा जाता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है। मैं अभी इसी में चर्चा करूंगा। इसमें आप एक स्लाइड देख सकते हैं कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया कौन से रोग को लेकर के आ रहा है, जिसे आप नोट भी कर पाएंगे। इसी तरीके से भेड़ में एक एंथ्रेक्स नामक बीमारी हो जाती है। तो भेड़ का रोग जो होता है ये बेसिलस एंथ्रेसिस कहलाता है। ये बैक्टीरिया से होता है, ना कि वायरस से होता है। इस सवाल को भी एग्जाम्स में पूछा गया है। एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है भेड़ों में, वो क्या वायरस से होती है, यानी कि विषाणु से होती है, जीवाणु से होती है। नींबू में कैंकर नामक रोग लगता है। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है कि दिस डिजीज क्रिएटेड बाय वायरस और बैक्टीरिया। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि नींबू का कैंकर रोग होता है जेंथोमोनास नामक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। एक बहुत अच्छा सा बैक्टीरिया है जो याद करना चाहिए आपको, और पूछा भी जाता, भोजन को विषाक्त कर देता है। क्लाइस्ट्रीडियम वेलुनी, बहुत सिंपल सा इसका नाम है, क्लाइस्ट्रीडियम वेलुनियम। ये बैक्टीरिया पूछा गया एग्जाम्स में कि कौन सा बैक्टीरिया भोजन को विषाक्त यानी पॉइजनस बना देता है। और अंत में एक छोटी सी बात और आपको बताएं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें से एक ऐसा है बैक्टीरिया जहां आपने देखा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया था, जो अमोनिया से नाइट्रोजन को कलेक्ट करके NO3 बदल रहा था। वहीं एक डिसनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन के लिए NO3 यानी कि नाइट्रेट इकट्ठा किया है पौधे ने, वो ठीक उल्टा काम करने लगता है। और क्या काम करता है, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंट बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन और अमोनिया में तोड़ देता है। तो ये विरोधी अपोजिट काम करता है, इसलिए हानिकारक बैक्टीरिया के रूप में इसे गिना जाता है। तो आज का जो टॉपिक है सूक्ष्म जीव है जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने इनको तोड़ तोड़ के इसकी सीरीज जैसे बनाना शुरू किया है कि इसको मैंने पार्ट 2 इसीलिए नाम दिया है। पार्ट 2 में आपने बैक्टीरिया को देखा, तो आप इसी तरीके से मिलेंगे। अभी आपको मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में फंगस की, शैवाल की, और एक चैप्टर बुक्स में बहुत संक्षेप में 2-3 पेज में दिया है। बहुत जल्दी अगर मैं संक्षेप में करता हूं तो बहुत छूट रहा है, इसलिए इसको एक बार थारोली आप पढ़ेंगे, इसको नोट भी करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं।